तो चलिए इसी से जुड़ा है हमारा अगला सेशन, जिसका टॉपिक है हेल्थ केयर फॉर ऑल, अ नीड ऑफ द आवर। और इसके लिए एवरीवन, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर यथार्थ त्यागी, डायरेक्टर यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। कैन वी प्लीज वेलकम हिम वेल एवरीवन? Mr. Raj Raina, Unit Head, Apollo Hospital, Noida. And Dr. Sunil Dagar, COO, Yashoda Hospital. Please welcome them everyone. और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर राजेंद्र देव जी को। तालियों से स्वागत किया जाए उनका एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का स्वागत है इस कंक्लेव में, और विशेष तौर पर हमारे ख़ास मेहमानों का। एक्चुअली जिस सेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी, आम शहरी, सिटी का बाशिंदा, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या कोई ऑर्डिनरी सिटी हो, उसका हॉस्पिटल से बहुत गहरा लेना देना होता है। उसकी ज़िंदगी इन हॉस्पिटल्स पे डिपेंड है, ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, ऐसा होता है। और अभी ठीक पहले से जो सेशन चल रहा था एजुकेशन का, उसमें बात कही भी गई थी कि हॉस्पिटल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं डॉक्टर रागर से शुरू करूंगा, उधर से ही बात की शुरुआत करेंगे। सर, आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी को मैचअप करने वाले स्मार्ट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे? First of all, I would like to thank AVP to calling us here and talk about smart cities. जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो वो स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बिना अधूरे हैं। और चूँकि हम दिल्ली NCR में बैठे हैं, जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, तो वहाँ पे इस बात में कोई शक नहीं है और ना ही होना चाहिए कि समस्त भारतवर्ष के जो सबसे बेहतरीन अस्पताल हैं वो दिल्ली NCR में है, वो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाज़ियाबाद में है, गुड़गांव में है। और जब हम स्मार्ट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टैलेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, इसमें हम कहीं से भी विश्व स्तर पर कहीं पे भी कम नहीं हैं। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पेशलिटी में, किसी टेक्नोलॉजी की बात करिए तो वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है कि स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसमें स्मार्ट हॉस्पिटल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। यथार्थ त्यागी जी, आपके पास एक बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की यहाँ पे, एक बड़ा ग्रुप आप देख रहे हैं। जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे, सबकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज करवा पाएं। ये जो सेक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, इनकी जो आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, इनको कैसे हैंडल किया जा रहा है आपके ग्रुप की तरफ से, और आपका क्या नज़रिया है, इसको कैसे देखा जा रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से ग्रेट नोएडा सिटी एक स्मार्ट सिटी के तौर पे आगे बढ़ के आया है, डेवलप हुआ है, उसमें यहाँ के हॉस्पिटल्स ही नहीं, जो कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं, जो फर्स्ट सेशन था यहाँ पे, उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपका क्वेश्चन जो था कि अंडर प्रिविलेज और जो जी उनके लिए जो हॉस्पिटल्स का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, आप देखें कि जिस तरह से पहले सेशन में बताया गया था कि एक समय था कि लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ जाते थे, और अब ना ही बस यहाँ के आसपास के गांव के लोग, इस शहर के लोग, बट पूरे यूपी के लोग आज ग्रेटर नोएडा आते हैं, बिकॉज हाईवे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है आज। चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें या जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, वहाँ से जो मेरठ हाईवे की कनेक्टिविटी है, तो वहाँ से भी दूर दूर के गाँव के लोग आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा की सिटीज़ में आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। देखिए, सरकार की पहले से ही जिस तरह से हेल्थ केयर की नीति रही है, आप वो देखें कि जो गवर्नमेंट कार्ड होल्डर्स होते हैं, जिस तरह से ESI कार्ड होते हैं, ECHS कार्ड होते हैं, CGHS कार्ड होते हैं, और उसी तरह से अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड को जिस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्ट करी हैं, तो सभी हॉस्पिटल्स का ये दायित्व बनता है कि हम उन्हीं एम्पैनल्स को अपने हॉस्पिटल्स में कराएं और उन पेशेंट्स को भी लें। यथार्थ ग्रुप भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जितने भी एम्पैनलमेंट्स होते हैं हमारे पास हैं, और बहुत लोग जो अफोर्डेबल केयर, हेल्थ केयर नहीं ले सकते, इस कार्ड के ज़रिए, जो कि सरकार ने आसपास के काफ़ी गाँव में प्रोवाइड करवाए हैं, पूरे यूपी में सरकार ने आयुष्मान कार्ड्स को काफ़ी अच्छे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो काफ़ी अच्छा कवरेज मिलता है आयुष्मान कार्ड्स में और बाकी हेल्थ केयर कार्ड्स में। और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि सभी सरकारी पैनल्स की हॉस्पिटल्स उनके पेशेंट्स को ट्रीट करें। उस तरफ ग्रेट नोएडा के भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बारे में और भी बात करूंगा, हमारे साथ रैना साहब भी हैं।
और रैना साहब यूनिट हेड हैं अपोलो हॉस्पिटल के। सर, जनरली एक परसेप्शन है, एक धारणा है कि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो बहुत खर्चीला होता है और कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे, ये आम धारणा है। इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पैनल पे हमें बुलाया। मैं आपसे आई थिंक इस बात का जवाब देने से पहले मैं जो आपने पहले एक प्रश्न किया था कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट हॉस्पिटल का क्या कोरिलेशन है, तो कोई भी अगर नई जितनी भी सिटीज़ बन रही हैं हिंदुस्तान में, बाहर तो ऑलरेडी था ही, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें रोल प्ले दिया जाता था और वो करता भी था। क्योंकि स्मार्ट सिटी खाली एक हाई राइज बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स से कंप्लीट नहीं होगा, या आपकी मेट्रो रेल बन गया है या एयरपोर्ट बन गया है या कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, जब तक वहाँ पे विश्व स्तरीय हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो एक स्मार्ट सिटी नहीं कही जा सकती। बेशक सर, बेशक। अगर हम देखें नोएडा का जो, या ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, और जब जो यमुना एक्सप्रेस वे आ रहा है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक अपने आप में एक शहर बसने वाला है, तो पिछले 10-15 साल में हमारे देखते देखते काफ़ी तरक्की हुई है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हेल्थ केयर भी शामिल है। काफ़ी हॉस्पिटल्स चेंज, कॉरपोरेट चेंज आई हैं, जैसे यथार्थ की 3-4 उनके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशंस में आए हैं। अभी मैं यशोदा वालों से बात कर रहा था, वो कह रहे इनका भी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में आ रहा है, मेदांता भी आ रहा है। बट फिर भी अगर हम नोएडा को कंपेयर करें गुड़गांव से, बिकॉज एक बेंचमार्क हमेशा आता है, नोएडा और गुड़गांव का कंपटीशन रहता है कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया, बारिशों में हमारे यहाँ पानी नहीं हुआ, गुड़गांव में पानी जमा हो गया, या वहाँ पे एक IT हब बना हुआ है। तो उसको देखते हुए अभी भी जो है इस तरफ हेल्थ केयर में गैप है। सो नोएडा के जो एरियाज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव, स्टिल देयर इज़ अ गैप। जब मैं गैप कहता हूँ, अभी भी जो है हमारे यहाँ कम से कम 2 से 3 हज़ार बेड्स प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं इस पॉपुलेशन बेस को देखते हुए। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूँ कि गुड़गांव और नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा का जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर है, बट वहाँ पे जो है जो 1000 पेशेंट्स के लिए 5 बेड अवेलेबल हैं, यहाँ पे 1000 पेशेंट के लिए 4 बेड्स अवेलेबल हैं। तो जो गैप है वो अभी हमें पूरा करना है, अगर हम उस लेवल पे ला सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें गुड़गांव जो है वो मेडिकल हब बन चुका है, ना कि सिर्फ गुड़गांव के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए और विश्व के लोगों, पेशेंट्स के लिए भी जो है गुड़गांव एक मेडिकल हब बन चुका है। जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो गुड़गांव की तरफ हो रहा है वो नोएडा में भी शुरू भी नहीं हुआ, हम बहुत उस पे हैं, शुरुआत में है। मतलब ये इंडस्ट्री जो है वो $6 बिलियन की इंडस्ट्री है। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को क्या बेनिफिट हो सकता है अगर नोएडा भी उस स्तर पे आए। $6 बिलियन की इंडस्ट्री है और गुड़गांव जो है वो 5% शेयर उस इंडस्ट्री का वहाँ पे जा रहा है, जो कि सिर्फ फॉरेक्स का है, और नोएडा भी सिर्फ 1% पे है। इसको देखते हुए हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा जो है एक यमुना एक्सप्रेसवे में पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में एक मेडिकल सिटी हमें यहाँ पे लानी चाहिए, जिसमें कि अस्पताल भी हों, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की हों, फार्मास्यूटिकल्स हों, और उससे 2 चीज़ें होंगी। हम हिंदुस्तान के नक्शे पे तो आएंगे ही नोएडा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हम वर्ल्ड मैप पे भी आ सकते हैं इसको नज़रिए को देखते हुए। एक तो हम अपने पेशेंट्स को जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोविड जैसा कोई वेव आती है या जब भी कोई अभी कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ आते हैं या वायरल आता है, डेंगू आता है, बेड्स नहीं मिलते हैं हॉस्पिटलों में, प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स नहीं मिलते। ये बिल्कुल एकदम कॉमन सी बात है, नहीं मिलते। ये खबर अपने बहुत बताते नहीं हैं। नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए हमें उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा ताकि हम अपनी लोकल डिमांड भी पूरी कर सकें, हिंदुस्तान के पेशेंट्स की डिमांड भी पूरी कर सकें, और विश्व के जो
ग्लोबल जो मेडिकल टूरिज्म का जो सेगमेंट है, जो कि हमें रेवेन्यू देगा, फॉरेन एक्सचेंज देगा, वो भी हम ले सकें। अब आपका जो प्रश्न था कि जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में क्या करें, उनका क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मिस्टर यथार्थ ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आयुष्मान भारत जो लॉन्च किया है, ये आई थिंक अराउंड 50 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन का उनका टारगेट है, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वाली पॉलिसी होने वाली है। सो इंडिया फिर से एक बार मैप में आएगा कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसमें कि सबसे ज़्यादा सिटीजन्स जो है वो कवर्ड होंगे। प्रोग्राम चल रहा है, मोमेंटम भी जारी है। अभी शायद फोकस उनका टायर 2 टायर 3 सिटीज़ पे ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में मेट्रो में भी आएगा। और जितने भी अब क्या है कि हर स्टेट के पास अपनी अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। कर्नाटका अपना अलग लेके चल रहा है, यूपी की इंश्योरेंस अलग होगी, बिहार में अलग होगी। अगर ये सब जो है अगर एक ही अम्ब्रेला के अंडर आए और एक जो है स्टैंडर्डाइजेशन इसका इस पॉलिसी का हो, और उसके बाद गवर्नमेंट इनवाइट करे सारे सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स को, पब्लिक हॉस्पिटल्स को, कि भी हाँ भाई एक हम ये इंश्योरेंस ला रहे हैं जिसमें कि एक रिक्शे वाले से लेके और एक जो है प्राइवेट नौकरी वाला भी कवर्ड होगा, हम इंश्योर्ड उसका होगा, आपको क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गवर्नमेंट आपका रीइंबर्समेंट करेगी। तो मेरे ख्याल से इसका यूजेज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी ज़्यादा होगा। एक स्मार्ट कार्ड की तरह होगा हर किसी के पास, वो जहाँ भी जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जो कार्ड्स इशू किए गए हैं या जो स्कीम्स हैं, ये रिवॉल्यूशनरी साबित हो सकते हैं इस मामले में। हो सकती हैं अगर इसको स्टैंडर्डाइज किया सकते। लेकिन सर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी हॉस्पिटल्स की। डॉक्टर डागर जी, जो मेरे साथी मिस्टर रैना ने अभी बात की अफोर्डेबिलिटी की, और जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, मैं 2-3 स्कीमें और इसमें ऐड करना चाहूँगा। एज अ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, हम लोग ऑलरेडी आयुष्मान स्कीम के साथ काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कुछ जो टर्शरी केयर लेवल की सर्विसेज हैं उसी के लिए हमने एम्पैनलमेंट किया, क्योंकि ये स्कीम ऑलरेडी, जैसे इन्होंने बताया कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आयुष्मान कार्ड की पेनिट्रेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बट टियर 1 सिटीज़ में चूँकि वो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि वहाँ एक जनरलाइज वे में पेशेंट्स को मूव नहीं किया जा सकता है, और उससे वहाँ का जो रनिंग कॉस्ट है उस पर एक इम्प्लीकेशन आती है। उसके चलते हम लोगों ने सजेस्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी में लखनऊ से उनकी टीम आई, तो हमने सजेस्ट किया कि आपके पास कौन सी सुविधाएं टियर 2 टियर 3 में नहीं अवेलेबल, आप हमें वो बताएं, हम उसके लिए पर्टिकुलरली इम्पैनलमेंट करेंगे। और उसी के तहत अभी तक हम तकरीबन 55 पेशेंट्स में किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट बाईपास सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट और डेली बेसिस पे डायलिसिस की फैसिलिटी अंडर प्रिविलेज लोगों को जिनके पास आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है उनको प्रदान कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। जो लोगों को लगता है कि वो देख के कि ये बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, दे शुड अप्रोच, और गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाए, तो ये समस्या और देखिए इस दूर हो प्लेटफॉर्म से सकती तो है। आपकी बात जा रही है, और ये मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने 55 नंबर बताया, अभी 55 लोगों तक का। हम लोग कर चुके हैं, वी स्टार्टेड इन अप्रैल 2023। और इसी के साथ मैं और बताना चाहूँगा, ये शायद लोगों को नहीं पता है कि पीएम सेंट्रल लेवल पे पीएम रिलीफ फंड होता है और स्टेट लेवल पे सीएम रिलीफ फंड होता है जी। उसमें पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को अपने आप को एम्पैनलमेंट करना होता है। वो एक प्रोसेस है जिसको पूरा करके आप स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एम्पैनलमेंट हो जाते हैं। और इन रिलीफ फंड के द्वारा जो गंभीर बीमारियां जिसमें कैंसर है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेवल के, जो क्वाटनरी केयर लेवल के जो ट्रीटमेंट हैं वो भी प्रोवाइड होते हैं। उसमें प्रोसेस होता है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट अप्रोच करता है तो उसकी एस्टिमेशन ट्रीटमेंट लाइन बना के जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का सीएमओ ऑफिस और जो वहाँ के एमपी या एमएलए हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उनके द्वारा वो फाइल मूव होके कंसर्न डिपार्टमेंट को जाते हैं और उसमें उनको अनुदान भी मिलता है और ट्रीटमेंट पूरा वही जो एक प्राइवेट पेशेंट आके प्राप्त कर सकता है उनको भी प्राप्त होता है। अभी जो बात हो रही है, अभी रैना साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। उनका बगल में गुड़गांव है, वो मेडिकली एक हब के तौर पर, एक मेडिकल सेंटर के तौर पर हमसे काफ़ी आगे है। 5% का आंकड़ा इन्होंने दिया और हम 1% पर खड़े हैं। फिर इन्होंने बेड्स की बात की। इन्होंने कहा कि हम कम से कम 2000-3000 बेड्स और उपलब्ध करा सकते हैं पेशेंट्स को।
ये दो बातें हैं, ऐसी बातें ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी? देखिए, इसका एक रीज़न है कि गुड़गांव ना ही बस बेड्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, बट जिस लेवल के हॉस्पिटल्स वहाँ पे क्रिएट करे गए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उस में भी मुझे लगता है कि नोएडा में अभी तक गैप था, ग्रेट नोएडा में भी अभी तक गैप था। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये आपको जान के बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि लास्ट मंथ हमने ग्रेट नोएडा का पहला लिवर ट्रांसप्लांट कराया। और लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है हेल्थ केयर में, बट गुड़गांव में लिवर ट्रांसप्लांट आज से कितने सालों पहले स्टार्ट हो चुका होगा, और ग्रेट नोएडा में ये 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। अगर हम बात करें कि जो इंफ्रा की बात होती है, जो रोबोट्स की बात होती है, द विंची रोबोट्स हो गए या स्ट्राइकर के रोबोट्स हो गए, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ये कुछ ही सालों में, इनफैक्ट ग्रेट नोएडा में हमारा पहला रोबोटिक सर्जरी नेक्स्ट वीक होने जा रही है। एयरपोर्ट अगर आ भी जाएगा और बेड्स बढ़ भी जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स आने लगेंगे। इंटरनेशनल पेशेंट्स लाने के लिए हम सबको अपने हॉस्पिटल्स जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में है उसी लेवल पे अपग्रेड करने होंगे। गुड़गांव की बात करें तो मैं सरल रफली शब्दों में कहूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर बेड्स बढ़ा भी दिए जाएं और वैसी फैसिलिटीज या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ना रख पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, गुड़गांव में रफली अराउंड अगर हम देखें इंटरनेशनल बिजनेस जो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं साल का मिला के 2000 करोड़ के आसपास का वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो उतनी पोटेंशियल जब ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट आएगा, अगर उसका हाफ बिजनेस भी यहाँ के हॉस्पिटल्स कर पाएँ तो ये इस एरिया के लिए काफ़ी एक बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। और एक ये जैसा भी बिल्कुल सही कहा कि एक वर्ल्ड मैप में ग्रेटर नोएडा एज अ मेडिकल हब आ सकता है। मैं कल ही बॉम्बे में था, हमारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंजेस में, उनका भी यही कहना था कि एयरपोर्ट जैसी आएगा तो आप और मशीन्स लगाइए इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए, नॉट जस्ट अपने एग्जिस्टिंग बेड्स को बट और इंफ्रा वाइज बढ़ाइए। और आई वुड लाइक टू थैंक कि जो हमारे जो ग्रेट नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं, जैसे ही वो आए एक साथ हमारे जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल के पीछे का प्लॉट था उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया, एडजेसेंट प्लॉट हमने खरीदा। सिमिलरली ग्रेट नोएडा हॉस्पिटल का साइड वाला प्लॉट उन्होंने हमें दिलवाया। तो हमारी दोनों हॉस्पिटल जो 400-450 बेड के हैं, आने वाले 2.5 साल में 700 और 600 बेड के होने जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए ही सभी हॉस्पिटल्स अपने आपको एक्सपैंड करें, इंफ्रा बढ़ाए, तो ही हम इंटरनेशनल पेशेंट्स को क्लाइंट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल पेशेंट्स को तो रैना साहब हमें देना ही है और मेडिकल हब बनाना ही है, लेकिन जो हमारे शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनके बारे में सबसे पहले सोचना है। उनके बारे में सोचे बगैर कोई बात पूरी होगी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लोग सोचते हैं। एक व्यक्ति जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, एक क्या बल्कि कई ऐसे उदाहरण मेरे सामने आए जब उन्होंने कहा कि बेमतलब जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड करवाते हैं, बिल बढ़ता है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो टू द पॉइंट बात होती है और हमारा ट्रीटमेंट होता है, वही ठीक है। ऐसी भी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन ऐसी भी चर्चा लोग करते हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इन चर्चाओं के पीछे कारण क्या है और इसको आप और आगे बढ़ता देख रहे हैं, ये कम होंगी समय के साथ? देखिए, ये जो धारणाएं हैं, मैं धारणाएं बोलूँगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है और एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स आप जिसे कह सकते हैं। मेडिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसे आप कहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट प्राइवेट या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जाता है या जिनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो एक प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज चलेगा उनका, वो हिट एंड ट्रायल नहीं होगा। क्योंकि अगर कल को कुछ डिविएशन आपने ट्रीटमेंट से किया और पेशेंट का, देखिए सरकारी अस्पताल में पेशेंट की डेथ भी हो जाए तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। लेकिन वही अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ नेग्लिजेंस होती है तो यू नो द हेल्थ ब्रोक्स डाउन, आप स्यू कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए जो एक प्रोटोकॉल चाहिए, अगर फीवर अगली पेशेंट आया है और वो फीवर किस वजह से हो रहा है, जब तक उसकी ये जांच नहीं होगी और हिट एंड ट्रायल में अगर वो जाएगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक है, अगर हो सकता है वो 50% पेशेंट में वो हिट एंड ट्रायल चल भी जाए, लेकिन बाकी 50% पेशेंट में क्या होगा जिसका हमने डायग्नोस ही नहीं कर पाए। तो उस वजह से पेशेंट को लगता है, कई बार होता है कि जी हमें मेरा ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई या ये सीटी क्यों करवाया। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल पेन एब्डोमेन का कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया, पेन एब्डोमेन है छोटी सी चीज़ है पेट दर्द के लिए, लेकिन वो पेट दर्द ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर आपने उसका सही इलाज नहीं किया। और ऐसा देखा गया है कई बार कि जो है वो पेशेंट
कहीं इमरजेंसी में गया, उसको टीका वगैरह लगा के भेज दिया, लेकिन अंदर ऑब्स्ट्रक्शन थी और बाद में वो कॉम्प्लिकेशन भी हुई हैं। अगर उसके लिए अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, सीटी करवाया, तो पेशेंट को लगता है अननेसेसरी करवाया, हो सकता है वो ठीक निकले, वो कहे जी मैं तो बिल्कुल ठीक था, इन्होंने अननेसेसरी करवाया। लेकिन वो अगर आप इमेजिन करिए अगर वो 2% पेशेंट में अगर वो निकलता है, परफोरेशन निकलती है, ऑब्स्ट्रक्शन निकलती है और उसकी जान बचती है, तो आई थिंक हमें एक जान बचाना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि इस चीज़ को देखना कि ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। और ये भी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस ये भी ख़त्म हो जाएगी। आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट में पेन होता है, आई अंडरस्टैंड कि नेचुरली क्योंकि हेल्थ केयर महंगा होता जा रहा है हर साल। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, खासकर इंडिया में जो इन्फ्लेशन हेल्थ केयर की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। हम 14% इन्फ्लेशन हेल्थ केयर में है यहाँ पे। बाकी कंट्री चाहे वो चाइना है, वो है, वहाँ पे अभी भी कम है। तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आपने जो कुछ आंकड़े दिए हैं जी, ये तो मेरा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं जी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आंखें खोलने वाले होंगे। 14% इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर, क्योंकि अब उसका जब तक कि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं पड़ेगा, 50% इंडियंस जो हैं वो हेल्थ केयर जो के इलाज के लिए आउट ऑफ पॉकेट मतलब अपने जेब से पैसा देते हैं। जस्ट इमेजिन 50% ऑफ पॉपुलेशन, और ये वो पॉपुलेशन है जो कि जिसको कि जो है फ्री हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरी है, वही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। और अगर मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर जो है गवर्नमेंट, मेरे को लग रहा है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, आने वाले जो है अगले कुछ सालों में ये उनकी प्रायोरिटी है। आयुष्मान भारत एक वेपन है उनके पास, उसको एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने के लिए, और जितनी भी बाकी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की, उसको सबको क्लब करके एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएं। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रीमियम गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, और बाकी पूरे हॉस्पिटल्स जो हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, पीपीपी वाले हैं, उसको एक्नॉलेज करें। तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से अपनी जनता को काफ़ी रिलीफ दिलवा सकते हैं, ताकि उन्हें पूरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी मिले और उनकी पॉकेट पे भी कोई असर ना पड़े। मुझे लगता है कि ये जो जवाब था आप सभी लोगों का उत्तर मेरे ख्याल से यही होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये जो टारगेट अचीव करना है इसमें आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। स्वास्थ्य सुविधाएं आखिरी आदमी तक पहुंचे, सबसे कमज़ोर आदमी तक पहुंचे और वो स्वस्थ रहे, इससे बड़ी उपलब्धि तो कोई हो नहीं सकती। बहुत धन्यवाद यहाँ इस मंच पर आने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर इंडियावर्स के लिए। बहुत धन्यवाद। very much for this enlightening session. But before you guys go off stage, राजेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इनको फेलिसिटेट कर दीजिए। Can we have the mementos please? Mr. Yatharth Tyagi, Director, Yatharth Group of Hospitals. Can we have a huge round of applause everyone? Next is Mr. Raj Raina, Unit Head, Apollo Hospital, Noida. Mr. Sunil Dagar, COO, Yashoda Hospital.